जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने डे 4 तक अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। आज हमारा डे 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन से को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे दो फोर्सेस के बारे में। आपने सुना भी होगा जिसके बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ दैट गिव्स टुवर्ड द सेंटर। डेफिनेशन से पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि जो फोर्स, मान लो ये कोई सर्कुलर है, जो फोर्स सेंटर की तरफ को लगती है, जो फोर्स सेंटर की तरफ को लगती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो फोर्स हमारे को सेंटर की तरफ को लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल भी, जैसे प्लैनेट जो होते हैं हमारे, जैसे मून रिवॉल्व करता है किसके? अर्थ के अराउंड, तो वो भी क्या एक प्रकार से कौन सी फोर्स लगाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। ठीक है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है द फोर्स इन ए सर्कुलर मोशन व्हेन इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल से अवे लगती है, जो सर्कल से बाहर की तरफ को लगती है, जो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स बोलते हैं हम उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो। ठीक है दोस्तों, वो वॉशिंग मशीन कैसे? ऐसे रिवॉल्व करती है, ऐसे नहीं करती रहती, रिवॉल्व करती रहती वो। तो वो क्या करती है, जो कपड़े होते हैं हमारे वो बाहरली साइड को फेंकती है, ऐसे ऐसे बाहर की साइड को फोर्स लगती है। तो वॉशिंग मशीन किसका एग्जांपल दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल है। ये याद रखना, ये एक दो बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। वॉशिंग मशीन किसका एग्जांपल है दोस्तों? हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है। तो हम ग्रेविटेशन से हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है दोस्तों? कि द फोर्स इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको एग्जांपल के तरह से समझाता हूँ। क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है? मान लो हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इन दोनों का डिस्टेंस दोस्तों हमारे पास कितना है? r के बराबर। ठीक है, तो जो इनमें फोर्स लगेगी जो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। जो इन दोनों के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसे क्या बोलते हैं? हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। वो फोर्स कौन सी होती है? फोर्स होती है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होता है? मासिस ऑफ इन दोनों के मासिस, मतलब इन दोनों के मासिस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली होता है, इनवर्सली क्या होता है दोस्तों? जो अपॉन में आता है। तो इनवर्सली किसका होता है? जो इन दोनों का डिस्टेंस है उसका क्या होगा? स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था? r था, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, उनका मासिस कितना है? m1 और m2 है। ठीक है, उनका डिस्टेंस कितना दोस्तों? r है। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगेगी उनमें? फोर्स लगेगी हमारे पास, इन दोनों का जो मासिस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और इनवर्सली होगा जो स्क्वायर होगा। इनवर्सली क्या होगा? स्क्वायर होगा, मतलब अपॉन में स्क्वायर होगा, उस डिस्टेंस का क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बनता है हमारे पास, क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ दिख रहा होगा आपको, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी वैल्यू हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले दोस्तों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बना? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी हम हटाते हैं तो F इजिकल टू लगाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? इसमें G को यूज करते हैं। तो G इजिकल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है दोस्तों, अब
इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर एक टॉपिक का आपको डायमेंशनल फार्मूला साथ में पढ़ा दे रहा हूँ, आप उसको अपने साथ एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला था हमारे पास m-1 L3 T-2, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। कई बार डायमेंशनल फार्मूले से क्वेश्चन आता है HBTET में, ठीक है, इसलिए मैंने हर एक के डायमेंशनल फार्मूले साथ साथ ही लिख दिए हैं। और ये जो कांस्टेंट हमारे पास जी क्या था? हमारे पास कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू भी आपने लर्न कर लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एफ इजिकल टू किसके बराबर था हमारे पास? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आर कहाँ चल जाएगा? परे चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर, ठीक है। और ये m1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पर जाकर क्या करेंगे? m1 अपॉन m2, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास दोस्तों? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ की यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? आर की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन दो है तो कितना लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दोस्तों मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? m1 और m2 क्या थे दोस्तों? मास थे, और r क्या था? डिस्टेंस था। तो मास की यूनिट क्या होती है दोस्तों? किलोग्राम। और किलोग्राम कितने? दो ऑब्जेक्ट है तो किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास न्यूटन, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है। जब हम इसको किलोग्राम को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम +2 था, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ देते हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछ देते हैं, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की यूनिट्स क्या होती है दोस्तों, ठीक है। और यूनिट जी किसने फाइंड आउट किया दोस्तों? ये किया था हमारे पास हेनरी कैवेंडिश ने, CAVENDISH, ठीक है। और जो हमारे पास ग्रेविटेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशन, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, और ग्रेविटी जो आप सुनते हो ग्रेविटी, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इससे क्वेश्चन आने के बड़े चांस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वैल्यू भी लर्न कर लेना, इसकी यूनिट्स भी लर्न कर लेना, ये कौन सी क्वांटिटी है ये भी लर्न कर लेना, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ये भी लर्न कर लेना। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? m-1 L3 T-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमारा ग्रेविटेशन का हर एक टॉपिक जो 9th में ये चैप्टर, ये भी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। और जो यही टॉपिक हमारे पास +1 में भी है, उसके भी जो टॉपिक्स है वो भी आपको इसी वीडियोस में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो हो सकता है ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो, पर आपको हर एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक यहीं पे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो कि हमारे HPTET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और कल को आपने टेट के बाद कमीशन देना हो, फिर भी हमारी ये वाली वीडियोस बहुत यूजफुल रहने वाली है आपको, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम, हमारा टॉपिक था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट के बीच जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहला केस, इसमें दोस्तों 3 केसेस है। पहला केस क्या है हमारे पास कि जब दो बॉडीज का मास कितना है? 1 kg है, और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। बस फार्मूले में भर दो दोस्तों। F इजिकल टू, फार्मूला क्या था हमारे पास? F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब दो बॉडियों का मास कितना दिया है? मास m1 m2 होता है, इन दोनों का मास कितना दिया? 1 kg दे रखा है, और डिस्टेंस भी कितना दिया, मतलब r भी कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। तो वैल्यू भरनी इसमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? F इजिकल टू जी की वैल्यू क्या थी दोस्तों? जी की वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11। m1 m2 की वैल्यू कितनी? 1, m1 की 1 वैल्यू, m2 की 1 वैल्यू, अपॉन r की वैल्यू कितनी? 1 है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब का इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि हमारी जी की वैल्यू भी रहती है, ठीक है। ये जो आंसर आया ये किसकी वैल्यू दोस्तों? ये वैल्यू हमारे पास जी की वैल्यू। तो कल को अगर आपको डिफाइन करने को आ गया कि जी क्या होता है, तो जी होता हमारे पास कि जब हमारा मासिस
1 के दोनों बॉडीज दोनों जो दो ऑब्जेक्ट लिए उन दोनों का मास इज 1 kg रहेगा और उनके बीच डिस्टेंस भी 1 मीटर रहेगा, तो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या होती है दोस्तों, साथ में क्या लगता है, साथ में क्या लगता है दोस्तों, साथ में क्या लगेगा, यूनिट्स क्या होती है जी की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस हमारे पास, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास इज 1 kg इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास कितना है m, मतलब उसमें दो बॉडी, एक बॉडी इसमें अर्थ है, एक मास क्या है इसमें, एक बॉडी इसमें अर्थ है, दूसरी बॉडी इसमें मास है कोई एक, जिसका कितना दिया 1 kg। अर्थ का मास कितना होता है दोस्तों, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24। अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है दोस्तों, तो इसमें m1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, मास 1 kg दिया है। m2 क्या है इसमें, दूसरा मास क्या है हमारे पास, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है दोस्तों, अब डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस रेडियस, डिस्टेंस होगा इसमें रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस रहता है हमारे पास 6400 किलोमीटर रेडियस होता है अर्थ का। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले किलोमीटर में रहने दो इसको, 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। अब हमारे पास हर चीज़ आ गई, m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, रेडियस कितना आ गया, r की वैल्यू भी आ गई 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास, कहाँ था दोस्तों, ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू भर दो, f इजिकल टू क्या थी, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, भर दो वैल्यू, f की g की वैल्यू भर दो, g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11, मल्टीप्लाई मास कितना होता है 1, एक मास कितना दिया 1 kg दिया, मल्टीप्लाई साथ में सेकंड मास कितना है, सेकंड मास है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना आया था 6.4 इंटू 10⁻6 की पावर 2। ठीक है, जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 9.8 न्यूटन। ये हमारे स्मॉल जी की वैल्यू भी होती है दोस्तों, आपने सुना होगा ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 न्यूटन। तो ये कहाँ से निकलती है हमारे पास वैल्यू, यहाँ से निकलती है, जब क्या हमारे पास मास ऑफ अर्थ दिया और m1 की वैल्यू 1 kg दे रखी हो, m2 की वैल्यू हमारे पास अर्थ दिए रखा हो, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 होता है, रेडियस कितना होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर होता है। जब हमने इसको मीटर में कवर किया तो 6.4 इंटू 10⁻6 आया, वैल्यू भर दी हमने और आंसर आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों ये भी हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पे वैल्यू निकालने को तो नहीं आएगी, पर ये वैल्यू कई बार पूछ देते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केस हमारे पास, ठीक है, व्हेन बॉडी द बॉडीज आर हैवी, अगर हमारे पास व्हेन, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 होना था, व्हेन 2 बॉडीज आर हैवी, अगर 2 बॉडीज दे रखी हो हमारे पास हैवी हो, तो उनका मास कैसे निकालेंगे हम, 2 बॉडीज कौन कौन से लेते हम अर्थ, एक ले लेंगे हम मून। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और मून का मास होता है हमारे पास 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस कितना होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर से वैल्यू भर देनी है इसमें। ठीक है, वही एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे जी की वैल्यू भर देंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने वैल्यू भर रखी है। ठीक है, तो ये जब हम वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, तो ये बात यहाँ से कभी भी डेरिवेशन तो आएगी नहीं पेपर में, तो वैल्यू कई बार आ जाती है, तो इसमें वैल्यू याद रखने की, हमारे पास जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻, कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, हमारे पास क्या रहता है रेडियस रहता है अर्थ का। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे जब आपने ऐसे समझना हो तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे न्यूटन बाबा थे, ठीक है, कहानी सुनाता हूँ आपको। न्यूटन बाबा ने क्या किया था, पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, उन पर सेब गिर गया। सेब गिर गया तो दोस्तों उन्होंने लॉज निकाल दिए। ठीक है, तो बाबा जी ने हमारे पास क्या दिया था, तीसरा लॉ भी दिया था। एक क्या दिया था बाबा जी ने, बाबा जी बोलते हमारे कि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन होता है वो क्या बोलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो जब बाबा जी के ऊपर जो सेब गिरा तो वो किसी फोर्स से गिरा होगा दोस्तों, कोई रिएक्शन होगा, तो सेब नीचे गिरने के बाद वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो सेब तो जितनी फोर्स से नीचे गया उतनी फोर्स से तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हमारे पास सेब ऊपर से इतनी फोर्स से गिरा तो वो सेब वापस भी जाना चाहिए था ऊपर। ठीक है, जाना चाहिए था ना, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ने। ठीक है, सेकंड लॉ बोलता है हमारे पास, सेकंड लॉ क्या था दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले फोर्स वाला चैप्टर करवाया ताकि आपके अगले वाले चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या होती है हमारे पास, मास इंटू एक्सलेशन होता है। ठीक है, यहां से हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू अगर हम निकाले तो एक्सलेशन क्या होता है, इक्वल टू फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। एक्सलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू मास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू मास हो जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या बताता हमारे को, रिलेशन क्या था, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये रिलेशन क्या बताता कि अगर हमारे पास मास ज्यादा है, कोई इनवर्सली वन अपॉन एम का मतलब क्या है, तो अगर हमारे पास मास ज्यादा है तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों अगर हमारे पास मास ज्यादा है तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एक्सलेशन ज्यादा है तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या मास कम है तो एक्सलेशन ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा है तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो यही इसका आंसर है दोस्तों, कि हमारे पास जो वो था, हमारे पास क्या हो गया कि जब हमारे पास एफ अपॉन एम ये रिलेशन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अर्थ, जब अर्थ का क्या था हमारे पास, मास क्या होता है, बहुत ज्यादा था, अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू सेब। ठीक है, तो फिर बेचारा सेब का मास तो बहुत कम, छोटा सा है जब हम अर्थ के मास से कंपेयर करेंगे। तो अर्थ का मास ज्यादा तो एक्सलेशन क्या होगा, उसमें कम प्रोड्यूस होगा, एक्सलेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। इसलिए जब वो सेब अर्थ पे गिरा, जब वो सेब अर्थ पे गिरा तो उसने क्या किया, बहुत ही, क्योंकि मास क्या था अर्थ का, बहुत ज्यादा था, तो उसने बहुत ही कम एक्सलेशन प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वो सेब वहां उतनी फोर्स से ऊपर नहीं जा पाया, या हमारे को नहीं दिख पाता कि वो सेब ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मास क्या था, बहुत ज्यादा था अर्थ का, मास क्या था हमारे पास, बहुत ज्यादा था अर्थ का, तो उसने कम एक्सलेशन प्रोड्यूस किया, इसीलिए वो सेब ऊपर जब वो गिरा वो ऊपर वापस उसी फोर्स से वापस नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा मैं इसी से समझाता हूं आपको कि अब देखो, हम सेब होता है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसके ऊपर हम इतना सा क्या है, सेब है। ठीक है, अब सेब क्या होता है, पृथ्वी पे गिरता है। ठीक है, पृथ्वी तो नहीं गिरती कभी सेब पे, होना तो ऐसा चाहिए कि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर सेब इस पे गिरता है तो उतनी फोर्स से पृथ्वी तो सेब पे गिरनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता। वही सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसमें क्या है, जो हमारे पास मास क्या है, पृथ्वी का मास क्या है, एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। जो हमारे पास अर्थ का मास होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सलेशन उसने क्या किया, बहुत कम किया। एक्सलेशन बहुत कम किया तो कभी भी अपनी जगह से हिल के सेब पे तो नहीं गिरेगी। ठीक है, अब वैसी सेम वैसी सेब का क्या था, मास बहुत कम था, एप्पल का मास क्या है, बहुत कम है एज कम। उसने क्या किया, एक्सलेशन प्रोड्यूस किया, एक्सलेशन ज्यादा प्रोड्यूस किया, एक्सलेशन ज्यादा प्रोड्यूस किया, इसलिए वो सेब कहाँ गिरा, अर्थ पे गिरा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी करता है कि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, पर वो होता क्यों नहीं इक्वल एंड अपोजिट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। आपको इस इतने डीप तो कभी भी नहीं आएगा, परंतु आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको कल को आपने एग्जाम देना और कमीशन का एग्जाम, टैट तो हो ही जाएगा, टैट के बाद किसका एग्जाम देना है, कमीशन का एग्जाम देना है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे ये जो वीडियोज होती है पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक रहती है।
ठीक है। अब हमारे पास केपलर्स भी थे एक, ठीक है। केपलर्स का नाम था जॉन केपलर्स, जॉन केपलर्स इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने प्लानिटेटरी मोशंस दिए थे, केपलर्स लॉज दिए थे, ठीक है। प्लैनेट के लिए एक लॉज दिए थे, ओके थे। केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और केपलर 3 लॉ दिए थे इन्होंने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है दोस्तों। लॉज पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये पता आपको ये क्या है, ये क्या है? ड्राइंग दोस्तों मेरी, आपको पता मैं बार हर एक वीडियोस में बोलता हूँ मेरी ड्राइंग आपको बहुत गंदी दिखेगी, ठीक है। ये क्या, एक प्रकार से सर्कल है, ठीक है। और ये क्या दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, ये इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। हमारी पृथ्वी की शेप कैसे होती है, अर्थ की शेप क्या होती है हमारे पास, इलिप्टिकल होती है, सर्कल सी शेप नहीं होती अर्थ की, ठीक है। ऐसे मत बोल देना कि अर्थ गोल है, अर्थ क्या है, एक अंडाकार, इलिप्टिकल का मतलब होता है कि अंडे की तरह उसकी शेप है, ठीक है दोस्तों। और अंडे की तरह हमारे पास शेप है, तो इसमें एक और बात याद रखना कि सर्कल का फोकस हमेशा एक ही होता है, ठीक है। जो ये लाइन होती है क्या होता है, फोकस हमेशा सर्कल का क्या रहता है, एक रहता है। पर जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसमें 2 एक्सिस होती है, ठीक है। ये जो बड़ी वाली एक्सिस है ये वाली, इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटी वाली है आपकी, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमेशा मेजर एक्सिस पे 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, हमेशा इलिप्टिकल फॉर्म में मेजर एक्सिस में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। मेजर एक्सिस पे क्या हो गए, 2 पॉइंट बोलेंगे, उन 2 पॉइंट को बोलते हैं हम फोकी, क्या बोलते हैं, FOCI, कई जगह वर्ड लिखा होगा फोकी, ठीक है। जब फोकस की बात होगी तो फोकस क्या, फोकस का मतलब होता है कि वो बात हो रही सर्कुलर में, ठीक है। और जब फोकी की बात हो रही होती है तो शेप कौन सी है, इलिप्टिकल शेप है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ आ गई कि हमारे पास पृथ्वी की शेप क्या होती है, इलिप्टिकल होती है, इसमें 2 एक्सिस होती है, ठीक है। एक होती है ये वाली कौन सी होती है, मेजर एक्सिस, ये वाली क्या होती है, मेजर, और ये वाली क्या रहती है हमारे पास, माइनर एक्सिस रहती है। मेजर एक्सिस पे दो फोकिस होते हैं, 2 फोकी होते हैं, FOCI, ठीक है। ये 2 फोकी किस पे होते हैं, मेजर एक्सिस पे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको पता लग गया। अब हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit with the sun situated at any one of the foci of the ellipse, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये क्या हमारे पास इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। तो इसमें 2 एक्सिस है, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताई। तो इसमें एक पॉइंट, दोस्तों को, ये हमारे पास इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। इसमें 2 फोकाई, एक ये फोकाई है और एक यहाँ पे एक छोटा सा फोकाई है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ बोलता है केपलर का कि एवरी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक ये जो प्लेनेट, मान लो ये क्या एक प्लेनेट है, ये किसके रिवॉल्व करता है, एक सन के अराउंड रिवॉल्व कर, ये क्या हमारे पास सन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे पास सन है। कोई भी प्लेनेट क्या सन के रिवॉल्व अराउंड करता है, ठीक है। और उनमें से जो हमारे पास मेजर एक्सिस थी, मेजर एक्सिस पे 2 फोकी होंगे, एक फोकी पे क्या प्रेजेंट रहेगा, हमेशा सन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास मेजर एक्सिस, तो एक फोकी पे क्या प्रेजेंट, हमारे पास सन प्रेजेंट है। ये हमारा बोलता है केपलर फर्स्ट लॉ। इसको हम लॉज ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ देते हैं कि लॉज ऑफ ऑर्बिट को क्या बोलते हैं। लॉज ऑफ ऑर्बिट कौन सा लॉज है हमारे पास केपलर का, तो केपलर का हमेशा फर्स्ट लॉ है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और वो जो रिवॉल्व करता है तो जो हमारे पास एक फोकी होता है वो क्या रहता है, हमेशा सन रहता है, ठीक है। जो एक फोकस रहेगा या जो एक फोकी बोलते हैं हम, क्योंकि इलिप्टिकल में वर्ड क्या होता है, फोकस का क्या बन जाता है, फोकी बन जाता है। तो वो एक क्या रहेगा, हमेशा सन रहेगा। ये हमारे पास बोलता है केपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक है दोस्तों। अब केपलर का सेकंड लॉ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, केपलर का सेकंड लॉ, ठीक है। तो केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, केपलर का सेकंड लॉ बोलता है हमारे पास कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसको हम लॉज ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको मैं हिंदी में समझा देता हूं कि केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है। केपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि मान लो ये फिर से इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे सन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा, हमेशा सन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लेनेट है, ठीक है दोस्तों। प्लेनेट हमारे पास रिवॉल्व करा, पहले यहां से उसने रिवॉल्व किया कहां तक, यहां तक,
ठीक है दोस्तों। तो कितने टाइम पे रिवॉल्व किया इसने, ये किया इसने टी टाइम पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक उसने क्या 10 मीटर रिवॉल्व कर दिया, मान लो कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। 10 सेकंड पे वो कितना रिवॉल्व कर रहा है, 10 सेकंड रिवॉल्व कर रहा है। जब ये प्लैनेट फिर से यहाँ को रिवॉल्व किया, जब ये प्लैनेट यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वो रिवॉल्व किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से रिवॉल्व किया वो यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी वो कितना रिवॉल्व करेगा, 10 सेकंड में कितना ही रिवॉल्व करेगा, 10 मीटर ही रिवॉल्व करेगा। ये हमारे पास बोलता है केपलर का सेकंड लॉ कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल एरिया कवर करता वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, ठीक है दोस्तों। पर यहाँ क्या था, यहाँ का एरिया क्या था हमारा, जो यहाँ का एरिया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ तो उसने दोस्तों इतना सा ट्रैवल किया, यहाँ उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा प्लेनेट को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा नजदीक है, ठीक है। पोलर पे क्या रहता है, कम रहता है, इसकी जो लेंथ होती है वो कम रहती है दोस्तों, ठीक है। तो पोलर पे क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, ज्यादा तेजी से कवर करेगा, क्योंकि इसको 10 सेकंड में कितना कवर करना है, 10 मीटर कवर करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास केपलर का सेकंड लॉ होता है कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। और एक किस पे बेस होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर का सेकंड लॉ किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस है हमारे पास केपलर का सेकंड लॉ, ठीक है दोस्तों। एक और इसमें याद करने की बात है कि जो हमारे पास ऑर्बिट होता है, ठीक है, जो इलिप्टिकल और जो हमारे पास इसकी पैरेलल्स की स्पीड होती है वो मोर होती है किसमें, एपेलाइंस में, ठीक है दोस्तों। ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं करवाऊंगा, पैराहिलिन्स किसको बोलते हैं, एपेहिलिन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको नेट पे देख लेना, पैराहिलिन्स और एपेहिलिन्स, ठीक है। तो हम देखेंगे, और इससे हमारे को ये पता चला कि प्लेनेट की जो स्पीड रहती है, एक और बात याद रखना, केपलर सेकंड लॉ से क्या पता चलता है हमारे को कि जो प्लेनेट की स्पीड रहती है वो कांस्टेंट नहीं रहती। प्लेनेट की स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। क्यों नहीं रहती दोस्तों, फिर से, कि ये क्या था, यहाँ पे सन था, ठीक है। पहले उसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो इसने 10 मीटर किया था उसने 10 सेकंड में, फिर उसको जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या, उसको ज्यादा स्पीड से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 मीटर ट्रेवल करना है, क्योंकि यहाँ क्या है दोस्तों, कम थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इलिप्टिकल शेप है जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसको अगर 10 मीटर कवर करना है 10 सेकंड में, तो उसको ज्यादा तेजी से स्पीड से ज्यादा स्पीड से उसको करना पड़ेगा ट्रैवल, ठीक है। ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जो हमारे पास प्लेनेट की स्पीड है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है पोलर और इक्वेटर पे, ठीक है। पर उसने कवर तो दोस्तों इक्वल एरिया ही किया, कवर उसने 10 मीटर ही करना, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। सिर्फ हम कर रहे स्पीड की बात, यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी ढीली थी, थोड़ी धीरे थी, क्योंकि उसको कितना करना था, सिर्फ 10 सेकंड में 10 मीटर ही करना था। पर यहाँ पे दोस्तों उसको 10 सेकंड में 10 मीटर करना था, इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था, डिस्टेंस थोड़ा दूर था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा केपलर का सेकंड लॉ। इसको हम लॉज ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं, और किस पे बेस होता है, एंगुलर मोमेंटम पे बेस होता है, ठीक है। ये हमारे को ये भी बताता है कि प्लैनेट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। अब हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्वेशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है दोस्तों। एक बात आपको बता दूं पहले, सेमी मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेजर एक्सिस, ये क्या है हमारे पास माइनर एक्सिस। जो इसका हाफ डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि रिवॉल्व कर, यहाँ से अगर उसने प्लैनेट ने रिवॉल्व किया शुरू, तो यहाँ तक उसका क्या होगा, पूरा एक वन रिवॉल्वेशन होगी। तो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड्स, जो उसका स्क्वायर होगा टाइम पीरियड का, टू कंप्लीट वन रिवॉल्वेशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, किसका क्यूब होगा, जो आपकी हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस थी उसका क्या रहेगा, इसमें क्यूब रहेगा। ये हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ बोलता है, इसको हम जानते हैं लॉज ऑफ पीरियड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको हर एक इस पीडीएफ में आपको मिलेगी, इससे बाहर आपको कभी भी टैट में क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। ये मैं अपनी तरफ से पूरी आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो
अगर आपको सच में हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही हो और अगर आपको समझ आ रहा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगी, बट एक कंडीशन पे कि हमारे जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स 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 स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको बोलते हैं हम? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वही दोस्तों हमारे पास क्या था, एफ इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, अब ये हमने हटा दिया तो ये क्या बन गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो अगर हम आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो अगर आर हमने डबल कर दिया, आर डबल कर दिया तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है कि अगर हम आर को बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो हमारे पास फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स हो जाएगी हमारे पास 1/4 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 टाइम्स का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू भर के कई बार पता चल जाता है, एफ इजिकल टू 2 का स्क्वायर तो कितने आ जाएगी, एफ इजिकल टू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देते हैं हमारे टैट में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दी अदर बॉडी। ग्रेविटी होती है एक फिनोमिना है किसके बीच, अर्थ और जो हम बॉडीज, अर्थ के बीच, अर्थ में जो बॉडीज है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी किसकी क्वांटिटी, ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी दोस्तों, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है ग्रेविटी की, इक्वेशन रहती है हमारे पास ग्रेविटी की, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे निकली है, क्योंकि डेरिवेशन तो कभी भी एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए इसको इक्वेशन को लर्न ही कर लेना। चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों कैसे निकली। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफ की फोर्स की यूनिट क्या थी हमारी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर थी दोस्तों। ठीक है, अब जब हमारे पास ग्रेविटी होती है, ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है, जब हम ऊपर से कोई भी हमारे पे फोर्स लगती है, ठीक है, तो फोर्स क्या होती है हमारे पास, मास इंटू एक्सलेशन होती है। पर जब भी कोई हम ऊपर से जब भी फोर्स लगती है तो एक्सलेशन को क्या लिख लेते हैं हम, ग्रेविटी लिख लेते हैं। तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगी, एम जी आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको एफ की जगह भर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एम जी इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कट गया तो क्या बचेगा दोस्तों, जी इजिकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बच जाएगा। तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है दोस्तों। ठीक है, इसका वैल्यू कितनी आती है, जी की वैल्यू आती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसकी यूनिट क्या रहती है दोस्तों, एम एस माइनस 2 रहती है, क्योंकि एक्सलेशन की यूनिट भी क्या है दोस्तों, यही है। इसलिए ग्रेविटी की यूनिट भी एक प्रकार से, ग्रेविटी भी क्या है, एक एक्सलेशन है। ठीक है, तो ये एक्सलेशन की यूनिट और ग्रेविटी की यूनिट क्या रहती है हमारे पास, सेम रहती है। इसमें एम क्या है दोस्तों, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है इसमें, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें हमारे पास जो नोट करने की बात है वो है कि दी वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड कर रही है दोस्तों, एक मास पे कर रही है, किसके, अर्थ के, अर्थ या प्लेनेट के मास पे। और किस पे दोस्तों डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस पे या साइज पे डिपेंड कर रही है। तो जो वैल्यू जी की डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्लेनेट पे डिपेंड करती है, और मतलब अर्थ पे डिपेंड, मास के अर्थ पे डिपेंड करती है और साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, और डज नॉट डिपेंड, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, जी किस पे डिपेंड नहीं करती, तो दोस्तों ये कभी भी डिपेंड नहीं करती हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कभी भी डिपेंड नहीं करती दोस्तों कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मास ऑफ प्लेनेट या अर्थ पे डिपेंड करती है या साइज पे डिपेंड करती है। तो आगे पढ़ने वाले हम टॉपिक वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या वेरिएशंस आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पढ़ लेंगे हम कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास ग्रेविटी पे। ठीक है, तो शेप कैसे होती है अर्थ की, ये होती है इलिप्टिकल होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रेविटी पोल्स पे होती है, पोल्स पे क्या रहती है, हमेशा मैक्सिमम रहती है। पोल्स तो पता है दोस्तों क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास अगर मान लो ये हमारे पास अर्थ की शेप है, तो ये जो ये वाली है, ये वाली डायरेक्शन रहती है हमेशा इक्वेटर, ये क्या रहती है हमेशा
इक्वेटर रहती है, ये क्या रहती है हमेशा इक्वेटर रहती है। और ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है ये क्या रहती है हमेशा पोल्स रहती है, ठीक है। तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा रहती है हमारे पास पोल्स पे, ठीक है दोस्तों। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, पोल्स पे रहती है। और ग्रेविटी सबसे कम कहाँ रहती है, इक्वेटर पे रहती है। ग्रेविटी सबसे कम कहाँ रहती है, इक्वेटर पे रहती है, ठीक है दोस्तों। एक और बात इसमें ध्यान लेने की है कि ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, जी इज इक्वल टू Gmm/r²। अगर ये हमारे पास मैक्सिमम है, मतलब अगर हमारे पास g की वैल्यू मैक्सिमम है तो r क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल पे, ठीक है। r क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर ग्रेविटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। और सब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर पे क्या रहती है, हमेशा मिनिमम रहती है, ठीक है। हाँ, एक और बात दोस्तों इसमें नोट करने की थी, यहाँ पे क्या था, फिर से वही, ये क्या था हमारे पास इक्वेटोरियल रेडियस, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाले को पोलर रेडियस बोलते हैं। इक्वेटोरियल रेडियस 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है किससे, पोलर रेडियस से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कि इक्वेटोरियल रेडियस कितना ज़्यादा रहता है, हमेशा 21 किलोमीटर ज़्यादा रहता है किससे, पोलर रेडियस से, ठीक है। और इन दोनों का जो पोलर्स और इक्वेटर का डिफरेंस अगर हम निकाले तो कैसे हम इसको निकालते हैं, ई इतना डीप कभी भी दोस्तों टैट में नहीं आएगा, ठीक है। टैट में सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, सबसे ज़्यादा होती है पोल्स पे ज़्यादा रहती है। मिनिमम कहाँ, सबसे कम कहाँ रहती है दोस्तों, सबसे कम रहती है हमारे पास इक्वेटर पे सबसे कम रहती है। इतना डीप कभी भी हमारे पास नहीं पूछेंगे, पर कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा मैंने कि जो हमारे पास जी इनका डिफरेंस रहता है मैक्सिमम और मिनिमम का, जब हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जी पोल माइनस जी इक्वेटर जब भी हम निकालते हैं तो किसके बराबर रहता है, ये रहता है हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। इतना डीप वैसे पूछेंगे नहीं एचपी टेट में, पर आपके लिए बहुत, आप इसको भी एक बार इस नोट कर लो अपनी कॉपी में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है और डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट और डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास ग्रेविटी पे। तो हाइट का इफेक्ट हमेशा क्या पड़ता है, जो जब भी हम ग्रेविटी, ये दोस्तों फिर से मैं अर्थ बना देता हूँ, जब भी हम हाइट की तरफ को जाते, ऊपर को तरफ जाते तो ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज होती है, और जब हम नीचे की तरफ को भी आते तब भी हमेशा क्या होती है, ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ रहती है, हमेशा ग्रेविटी मैक्सिमम रहती है सिर्फ सरफेस पे। ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ रहती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम रहती है हमेशा ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटी जब सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी रहती है दोस्तों, जीरो रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है एचपी टेट में कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी रहती है, जीरो रहती है। और जैसे जैसे हम हाइट पे भी जाते हैं तब भी हमारे पास ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ को जाते हैं अर्थ के तब भी हमेशा ग्रेविटी क्या रहती है, डिक्रीज ही होती है। तो मैक्सिमम कहाँ हुई दोस्तों, सरफेस पे हमेशा मैक्सिमम ग्रेविटी होती है। तो ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट है कि सब मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ रहती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे रहती है। और सेंटर पे ग्रेविटी कितनी रहती है दोस्तों, जीरो रहती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास मास और वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो इसको मैं एक ही टर्म में आपको समझा दूंगा। मास क्या, हमारे पास मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैं आपको जनरल टर्म बता देता हूँ कि मान लो मास क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल वेट होता है। मास क्या रहता है हमारे पास, एक्चुअल वेट रहता है दोस्तों, ठीक है। मास क्या रहता है हमारे पास, एक्चुअल वेट रहता है। और वेट क्या रहता है, वेट जो हमारे पास मास है, मान लो आपका मास है, आप मान लो 40 केजी के हैं, ठीक है, 40 केजी के आप है, तो अगर आप ये क्या रहेगा आपका जो एक्चुअल जो आप में मैटर प्रेजेंट है वो क्या आपके पास 40 केजी है। पर वेट क्या रहता है दोस्तों, जो आप पे 40 केजी पे जो आप पे ऊपर से फिर से क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और आपका वेट कितना हो गया, 60 केजी हो गया, ठीक है। ये क्या रहता है, वेट रहता है, ठीक है। वेट किसकी वजह से हुआ, जो एक्चुअल मास था और साथ में क्या लगी उसमें, ग्रेविटी की फोर्स भी लगी, तो वो क्या रहता है हमारे पास, वेट रहता है। मास हमेशा एक्चुअल रहता है। मास क्वांटिटी भी स्केलर है। मास ऑफ बॉडी भी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। मास ऑफ बॉडी कभी भी जीरो नहीं होती। और मास ऑफ बॉडी को हम कैसे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से। मास ऑफ बॉडी को कैसे मेजर करते हैं हम, बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। वेट क्या रहता है, वेट हमारे पास क्या होती है, जो मास होता है साथ में जो मास m इंटू जो साथ में ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। ये हमेशा कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेट की यूनिट क्या होती है दोस्तों,
ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। वेट की यूनिट क्या रहती है? हमेशा न्यूटन रहती है, ये याद रखना। वेट की यूनिट क्या है? हमेशा न्यूटन रहती है। और वन मास वन मास ऑफ केजी, मतलब अगर वन मास है किसी का तो उस पर एक्चुअल वेट कितना होगा उसका? 9.8 न्यूटन रहेगा। कितना वेट रहेगा उसका? 9.8 न्यूटन रहेगा। ठीक है दोस्तों। और वेट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के प्रोपोर्शनल होता है। और वेट जीरो भी हो सकता है दोस्तों। जीरो कैसे हो सकता है? अगर आपका मास ही हमारे पास जीरो हो गया, मास जीरो हो गया, तो वेट भी क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ सकता है। ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं? हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है। इसको किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है। वेट मास को किससे मेजर करते थे? बीम बैलेंस से। ठीक है। मास क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। वेट क्या हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें डिफरेंस है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑन मून इज इक्वल टू दी 1/6 ऑफ दी वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा वेट मान लो यहाँ पे कितना है? 60 kg है। यहाँ पे कितना है? 60 kg है। तो यहाँ पे 60 kg है और मून पे वेट कितना आ जाता है हमारे पास? 6 kg आ जाता है। ऐसा क्यों? दो सॉरी, 6 नहीं, 10 kg आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मून पे क्या है? हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पे ग्रेविटी जीरो है। ठीक है। और यहाँ पे क्या थी? हमारा मास तो हमारे पास 10 था। ठीक है। उस पर ग्रेविटी की वजह से हमारे पास वेट कितना बन गया? 60 kg बन गया। पर मून पे जब हम मून पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है। एटमॉस्फेयर नहीं तो ग्रेविटी नहीं होगी। ग्रेविटी नहीं है तो क्या रहेगा उसका? तो कितना उसका हो जाता है? 1/6 हो जाता है हमारा वेट का। हमारा वेट अर्थ पे कितना था? 60 था, तो इसका 1/6 कर लो 60 का, तो कितना आ जाएगा? 10 kg आ जाएगा। तो मास ऑफ मून कितना आ जाता है हमारे पास? 10 kg आ जाता है, अगर आपका वेट कितना है? 60 kg है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ द मून इज इक्वल टू दी मास ऑफ द मून किसके बराबर होता है? 1/6 ऑफ द मास ऑफ अर्थ। 1/6 ऑफ द मास ऑफ अर्थ के बराबर। मतलब अगर आप पे अर्थ का वेट 80 kg है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 1/6 कर लो, 2 3 6 40, 40/3, मतलब लगभग 3 1 3 10, 13 किलो के आसपास आ जाएगा आपका वेट। ठीक है, मून पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? फोर्स पर यूनिट मास निकालते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट किलोग्राम इनवर्स बन जाती है। ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कब जीरो होता है? एट इन्फिनिटी पे जीरो रहता है दोस्तों। ठीक है। मैंने कुछ नोट्स आपको साथ साथ लिखवा दिए। वैसे एग्जाम अभी तक टैट में तो आए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, तो इतना आपको ज़रूरी भी नहीं है, पर मैंने साथ साथ लिखवा दिया। आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि आपने कमीशन का एग्ज़ाम देना हो तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एस्केप स्पीड। तो एस्केप की स्पीड क्या होती है हमारे को? मैं आपको जनरल टर्म में बता देता हूँ। एस्केप स्पीड क्या रहती है हमारे पास? मान लो वहाँ पे कोई आपने पत्थर ऊपर को फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है? थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाता है। कोई भी आप पत्थर अगर ऊपर को फेंकते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या आ जाता है? वो नीचे आ जाता है। पर जब आप किसी पत्थर को 1 सेकंड में, अगर आप किसी पत्थर को 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर उसको कवर करवा देंगे, अगर आप किसी पत्थर को ऊपर, जब आप ऊपर को फेंकेंगे तो 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करना चाहिए? 11.2 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगा, तो वो पत्थर कभी भी नीचे नहीं आता। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी है कि द मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब हमारे को मिनिमम स्पीड उसको देनी पड़ेगी ताकि वो हमारे को जो हमने ऊपर को वर्टिकली ऑब्जेक्ट फेंका या बॉडी फेंकी, वो नीचे को कभी वापस रिटर्न नहीं आए। उसको क्या बोलते हैं हम? एस्केप स्पीड बोलते हैं। मतलब हमारे को कोई चीज़ इतनी स्पीड से फेंकनी पड़ेगी कि वो बॉडी ऊपर ही रहे, नीचे वापस नहीं आए। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास? वी ई। दोस्तों यहाँ पे इसको वी ई, इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास √2 GR। छोटा जी और बड़ा आर, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। छोटा जी और बड़ा आर, इसकी वैल्यू रहती है। तो वी ई इज इक्वल टू क्या रहती है? √2 GR। ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकली हमारे पास? तो ये वैल्यू एक्चुअल कई बार हमारे पास ऑप्शन में ये दे रखा होता है, √2 GM/R भी दे रखा होता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू भी निकलती है। ये वैल्यू कैसे निकलती है मैं आपको बता दूं। तो वी की वैल्यू क्या है? √2 GM/R है। ठीक है। तो और जी की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास?
जी की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहती है, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहती है। इस आर स्क्वायर को परे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन जी एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन जी एम बन जाएगा। तो जी एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी आर स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो वही वैल्यू भरनी हमने यहाँ पे, वैल्यू क्या थी, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर थी। जी एम की वैल्यू क्या आ गई, जी आर स्क्वायर आ गई, तो अंडर रूट टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर से एक आर कट गया तो क्या बच गया, अंडर रूट टू जी आर बन गया, ठीक है। तो एस के वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट टू जी आर रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि एस के वेलोसिटी स्पीड ऑन अर्थ, ठीक है। तो कितनी स्पीड, अभी मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई पत्थर फेंकेंगे कितना, 11.2 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर जाएगा 1 सेकंड में, तो वो पत्थर हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो ये पता कैसे चला हमारे को कि 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करवाना पर सेकंड में, तो वो वैल्यू हमने निकालनी इसी से दोस्तों। तो वी सी कितना था हमारे पास, अंडर रूट टू जी आर था। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है दोस्तों, कि अभी अभी करवाया मैंने, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रहता है। भर दो वैल्यू, क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट टू इंटू 9.8 इंटू रेडियस कितना था, 6.4 इंटू 10⁻6। तो इसको जब हम सॉल्व करते तो आंसर आता हमारे पास 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों बात ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा ये बात, कि 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये क्या रहती है हमारे पास, वो रहती है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। पर जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर में 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर मीटर में पूछा हो तो 11.2 10⁻³ मीटर पर सेकंड रहेगी। तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकती है दोस्तों। तो वैल्यू, क्वेश्चन को जब आंसर करोगे तो टिक अच्छे से करना। अगर मीटर में पूछा हो तो वैल्यू क्या आएगी, 11.2 इंटू 10⁻³ आएगी। और अगर किलोमीटर में पूछा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है। यूनिट क्या रहती है इसकी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहती है, या किलोमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहती है। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या रहती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड रहती है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एस्केप, वेलोसिटी निकालनी हमारे को किसकी, मून की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार वैल्यू पूछ देते हैं। तो सेम वही वैल्यू दोस्तों, फार्मूला क्या था, v इजिकल टू अंडर रूट टू जी आर फार्मूला था, ठीक है। वैसे आर, इसमें रेडियस कितना रहता है ये दोस्तों, ध्यान, एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि रेडियस कितना रहता है मून का, रेडियस रहता है हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर रेडियस रहता है मून का, ठीक है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। तो मून में क्या हो जाता है वेट, मून पे क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है, तो 9.8 डिवाइड बाय 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ए कितनी आ जाती है 1.6 आ जाती है। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 1.6 आ जाएगी। तो वैल्यू भर देनी फिर से, अंडर रूट टू जी आर, अंडर रूट टू जी की वैल्यू कितनी हमारे पास 1.6, और आर की वैल्यू कितनी 1.75 इंटू 10⁻6। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2.37 किलोमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, या कई बार इसमें ऑप्शन में दे देते, या कई बार ऐसे लिखा होगा 2.37 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना, किलोमीटर में दिए आंसर या मीटर में दिया है, ठीक है। तो मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है, ये फिगर याद कर लेना दोस्तों, 2.37 किलोमीटर। और जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 11.2 किलोमीटर। मतलब अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर ट्रेवल करवा दोगे किसी भी चीज को, तो वो चीज हमेशा ऊपर ही रहेगी। और अगर मून पे आप 2.37 किलोमीटर अगर आप पार करवा दोगे तो वो हमेशा चीज ऊपर ही रहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी वो किस किस पे डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट किस किस के रहती है। तो ये इंडिपेंडेंट रहती है मास ऑफ द बॉडी के इंडिपेंडेंट रहती है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप चल जाता है, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कभी आपको टैट में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के भी क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मुश्किल से है कि ये कभी आए पेपर में, ठीक है। और हाँ, एक और बात दोस्तों, ये हो सकता है ये आ जाए कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ होती है, डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.5 टाइम्स रहती है, 5.5 टाइम्स रहती है किसके, डेंसिटी ऑफ वाटर के, डेंसिटी ऑफ वाटर के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख लेता हूँ कि डेंसिटी ऑफ अर्थ कितने टाइम्स रहती है, 5.5 टाइम्स ज़्यादा होती है
डेंसिटी ऑफ अर्थ किसके, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, तो ये वाली फिगर भी आपको कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं, क्योंकि जो टैट होता है उसमें फिगर्स बहुत आती है, ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पूछ देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पीड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कि ऐसी कोई वेलोसिटी जो हमारी सैटेलाइट को हम किसी ऑर्बिट में क्या कर देते, पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। मतलब किसी सैटेलाइट को हम उसके ऑर्बिट में पुट कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये भी कैसे निकालते हैं हम, इसका फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वी नॉट नहीं है, वेलोसिटी ऑर्बिटल है, जीरो मत समझना इसको, वेलोसिटी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर रहती है। ठीक है दोस्तों, और इसका रिलेशनशिप क्या रहता है हमारे पास, इसका रिलेशनशिप क्या रहता है, वेलोसिटी ऑर्बिटल क्या था हमारे पास, एस के वेलोसिटी क्या थी, एस के वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, एस के वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट टू जी आर थी। ठीक है, और वेलोसिटी ऑर्बिटल कितनी थी, अंडर रूट जी आर थी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी वी ओ की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट जी आर, और वेलोसिटी एस के वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट टी जार। तो अगर इन दोनों में रिलेशनशिप पूछा तो इसकी वैल्यू कहाँ है, जी आर की वैल्यू भर दो वी नॉट, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी नॉट आ जाएगी। ठीक है, जी आर की जगह क्या भर दिया हमने, वी नॉट भर दिया, क्योंकि जी आर की वैल्यू क्या थी, वी नॉट थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे भर दी। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, एस के अंडर रूट टू वी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है किसका, एस के वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी की भी ऑर्बिटल, हमारे अर्थ की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी रहती है हमारे पास, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड रहती है दोस्तों। इसको अप्रोक्स हम 8 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रहती है हमारे पास, 8 किलोमीटर पर सेकंड रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, द सैटेलाइट विच इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट जो विद रेस्ट पे, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट अगर रेस्ट पे, उसको क्या बोलते हैं, हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसकी 3 कंडीशन होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन है कि उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होना चाहिए, 24 घंटे के बराबर होना चाहिए। मतलब 24 घंटे किसका टाइम पीरियड होता है, रोटेशनल पीरियड होता है अर्थ का। ठीक है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होना चाहिए, रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ के, और रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ कितना रहता है हमारे पास, 24 घंटे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज द अर्थ। जो उसकी रोटेशन होनी चाहिए, जियो स्टेशनरी की सैटेलाइट की रोटेशन होनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए, जो हमारे पास किसकी रोटेशन, हमारे पास अर्थ की रोटेशन। और अर्थ की रोटेशन कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट रहती है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ की रोटेशन कैसी रहती है हमारे पास, वेस्ट टू ईस्ट रहती है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी रोटेशन भी कैसी रहनी चाहिए हमारे पास, वेस्ट टू ईस्ट रहनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इसकी, दी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर रहनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी रहनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर रहनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जो पोलर सैटेलाइट इज यूज एज, जो हमारे पोलर सैटेलाइट्स होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, हम रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कमीशन का क्वेश्चन है, वैसे तो कमीशन में आ रखा है क्वेश्चन। तो पोलर सैटेलाइट हम कब कैसे यूज़ करते हैं, हम रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अप्रोक्स 3 सैटेलाइट हमारे को लेनी पड़ती है किसी पूरे सरफेस ऑफ अर्थ की कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमारे को पूरे अर्थ की कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर हमारे को रखनी हो तो हमारे को मिनिमम कितनी सैटेलाइट लेनी पड़ती है, 3 सैटेलाइट लेनी पड़ती है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिलेशनशिप दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी नॉट, इसका रिलेशनशिप है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम करेंगे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर एक वीडियोस के लास्ट में हम करते हैं। और अगर दोस्तों हम आपके लिए हर एक वीडियोस में जो कंटेंट लेके आते हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ लेके आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इससे बाहर कभी भी आपको आएगा पेपर में, टैट के पेपर में तो कभी भी आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लो, इनको अपने नोट्स अपने साथ बना लो। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, दी एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये अभी किया,
तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2022 में आया था नवंबर में, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप रहता है दोस्तों हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर सी, वी ई इज इक्वल टू √2 वी ओ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहती है दोस्तों? तो ऑप्शन ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑप्शन एक 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे रखा है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2022 में आया है शायद दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2021 में आया, तो कितनी होती है दोस्तों, अभी की हमने 36,000 किलोमीटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड है हमारे पास केपलर सेकंड लॉ? ये 2021 में आया क्वेश्चन दोस्तों, तो अभी किया हमने, किस पे बेस्ड रहता है सेकंड लॉ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम एट। तो ये क्वेश्चन आया है हमारे पास 2020 में। तो एस्केप वेलोसिटी हमने अभी मिनिमम किसकी रहती है दोस्तों? अर्थ की रहती है, मार्स की रहती है, जुपिटर की रहती है, मून की रहती है। तो इसमें दोस्तों किसकी रहती है? मून की रहती है। कितनी रहती है मिनिमम एस्केप वेलोसिटी मून की? वो रहती है हमारे पास कितनी थी, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कहाँ है, 2020 में आ रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑन अर्थ फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2018 में आया शायद दोस्तों, तो 2018 में क्वेश्चन आया है। तो इस क्या एस्केप स्पीड रहती है हमारे पास अर्थ की? तो यहाँ पे ध्यान से रखना दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11.2 मीटर पर सेकंड। तो ये दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था यूनिट्स का बहुत ज़्यादा खेल रहता है। तो बंदे क्या करते हैं, जल्दी से आंसर देखते 11.2 आगे यूनिट पढ़ते नहीं और टिक लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहना था? इसका आंसर रहना था ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में पूछा तो कितना रहनी थी, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड रहनी थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहती है दोस्तों? ये रहती है हमेशा 0 रहती है। कितनी रहती है? ये रहती है 0 रहती है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो क्या करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।